मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है पाई मैथ्स। मैं सचिन सोनी। तो कल हमने डिटरमिनेंट का पार्ट 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, साइन ऑफ एलिमेंट्स एंड एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था। देखिए आज हम एक्सपेंशन को थोड़ा आगे लेके चलते हैं कि अगर विदाउट एक्सपेंड किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो हमने कल ट्रायंगुलर और डायगोनल डिटरमिनेंट पढ़ा था उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने कल जो ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट की बात की थी, उसमें जो एलिमेंट्स होते थे डायगोनल को छोड़ के, या तो उसके नीचे वाले तीन एलिमेंट, फॉर एग्जांपल 0 0 0 एंड 4 5 6। अब देखिए मैंने कहा था कि ये डायगोनल होता है अगर इसके नीचे वाले तीन एलिमेंट 0 हो या ऊपर वाले तीन एलिमेंट 0 हो, तो इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट। तो एक बात हमें याद रखनी है कि जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा इसके डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो आंसर क्या होगा हमारा 6। इसको हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 into 2 into 3, आंसर विल बी 6। सेम प्रोसेस डायगोनल डिटरमिनेंट में होता है, जिसमें ऊपर वाले एलिमेंट भी 0 होते हैं और नीचे वाले भी 0 होते हैं। उसमें भी सेम हमें ओनली डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या होगा उनका प्रोडक्ट। ओके, तो ये चीज हमें याद रखनी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि शॉर्टकट मेथड क्या होता है किसी भी डिटरमिनेंट के वैल्यू फाइंड करने का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड ऑफ एक्सपेंशन। इसका दूसरा नाम है सारस डायग्राम मेथड। ठीक है, और ये जो मेथड है ये ओनली 3 into 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए एप्लीकेबल है। ओनली फॉर 3 into 3 डिटरमिनेंट हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी डिटरमिनेंट में ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए हमें करना क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने डिटरमिनेंट लिया, ठीक है, ये डिटरमिनेंट हमें विदाउट एक्सपेंशन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है शॉर्टकट मेथड से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं उनको रिपीट करेंगे। तो देखो फर्स्ट 2 कॉलम्स है 3 1 5 एंड 2 2 1। अगर हम इन्हें रिपीट करते हैं तो 5 कॉलम्स आ गए हमारे पास, रो 3 ही है 1 2 3। तो देखिए हमें करना क्या है, जो फर्स्ट रो में बीच वाला एलिमेंट है वहां से स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप सबको याद हो कल हमने 2 into 2 में जो डिटरमिनेंट सोल्व किया था उसमें हम पहले लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करते हैं फिर इनको करते हैं। ठीक है, पहले ऐसे आना है हमें। तो इस 4 से स्टार्ट करेंगे, हम 3 एलिमेंट का पेयर बनाएंगे। तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर। ओके, इन तीनों का सम ऑफ प्रोडक्ट्स हम इस ब्रैकेट में लिख देंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट मींस पहले इनका प्रोडक्ट करेंगे फिर उनका सम करेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, प्लस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। ओके, बीच में लगाना है हमें माइनस। सेम अब देखिए यहीं से फिर से 4 से स्टार्ट करना है, अब हमें आना है राइट टू लेफ्ट। तो अगेन 3 3 नंबर्स का पेयर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट पेयर 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, प्लस 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो इसको सोल्व करने में हमारा आंसर आ जाएगा, ये ऐड करेंगे हम, कितना होगा 42 माइनस 52, आंसर विल बी minus 10. This is the shortcut method to find the value of array 3 into 3 determinant. ओके, तो ये मेथड हम यूज कर सकते हैं किसी भी 3 into 3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो एमसीक्यू जो क्वेश्चन आते हैं हमारे आजकल बोर्ड में भी आते हैं, 10 क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास में, और जो आईआईटी में सभी एमसीक्यूज होते हैं। तो आईआईटी में मोस्टली स्टूडेंट्स इसका यूज करते हैं जल्दी आंसर फाइंड करने के लिए। ओके, अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 15 to 20 सेकंड हम किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो। ठीक है, अब देखिए हमने शॉर्टकट में अब हम यूज करेंगे हाउ टू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स इन एनी क्वेश्चंस। क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम डिटरमिनेंट्स की 6 प्रॉपर्टीज होती है, उनका हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें उन 6 प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब में किसी ना किसी प्रॉपर्टी का यूज होता है ऑपरेशन लगाते टाइम, ठीक है। देखिए हम क्या पढ़ेंगे, टॉपिक क्या है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो देखिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टी फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के रोज कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई डिटरमिनेंट लेते हैं, चाहे 2 into 2 का हो, 3 into 3 का ऑर्डर कोई भी हो, फॉर एग्जांपल 3 1 - 2 2 0 5 7 1 - 3, अगर हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो ये कितना आएगा हमारे पास, इस कॉलम को रो बना दो तो 3 2 7 3 2 7 1 0 1 1 0 1 -2 5 -3 -2 5 -3। ऐसा करने पे इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो आंसर यहाँ से एक्सपेंड करके आया था वही आंसर यहीं से आएगा एक्सपेंड करके। ओके, आंसर हम चेक कर सकते हैं। आप इसको एक्सपेंड करके देखना, इसको एक्सपेंड करके देखना, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। एक्सपेंशन कैसे करते हैं, रो और कॉलम के अलोंग कल बताया था हमने। फॉर एग्जांपल हम उस रो या उस कॉलम को प्रेफरेंस देते हैं जिसमें जीरो होता है सबसे पहले। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली रो कॉलम ले लूं और इसमें ये वाला रो लूं, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे हम इनके अलोंग तो आंसर सेम है। कोई भी ले सकते हैं लेकिन इनसे आंसर जल्दी आएगा कि जीरो में क्या होता है, अगर जीरो है तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती जीरो वाले एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल 1, अब देखिए सबसे पहले साइन पता होने चाहिए हमें इनके। तो साइन होते हैं इनके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। 1 का साइन कितना है, माइनस, तो -1। 1 के साथ वाली रो को और कॉलम को रिमूव करेंगे तो कितने एलिमेंट बचेंगे हमारे पास, 2 5 -3 7। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -3 -6 -7 5 जा 35। अब हमें जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जीरो को हम स्किप कर सकते हैं, छोड़ देंगे जीरो को, ठीक है। तो अगला जो एलिमेंट है वो है 1, उसका साइन भी कितना है, माइनस, तो -1। अब देखिए 1 के साथ वाले रो और कॉलम को हटाएंगे तो 3 5 जा 15 माइनस -2 × 2 -4 माइनस माइनस प्लस। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये हो गया -41 × -1 इज 41। ओके, यहाँ पे 19 × -1 -19, सॉल्व करने पे कितना आएगा आंसर, 22। अब देखिए मैं कह रहा हूँ अगर इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट को तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि रो और कॉलम को चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी किसी का अलोंग ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 1 इसी के अलोंग लेता हूँ, इसमें जीरो है, इससे इजी होगा। तो 1 लेंगे तो 1 का साइन क्या है यहाँ पे, माइनस, सेम आएगा आंसर। ऐसा करने पे ये कट हो जाएगा, एलिमेंट बचेंगे 3 7 -3 2। तो अगेन 3 × -3 इज -9 एंड 1 सेकेंड -1 ले रहे हैं। इसके साथ वाले रो और कॉलम को हटाएंगे तो ये कॉलम हटेगा, ये रो हटेगी, तो 2 × -3 माइनस का 6, ओके, एंड 7 × 5 35। तो सेम आंसर आएगा यहाँ पे। फिर अगला एलिमेंट जीरो को हटा देंगे, 1 का साइन क्या है, माइनस, -1। देन ये रो और ये कॉलम हटेगी तो 5 3 जा 15 -2 2 जा -4। तो देखिए सेम आंसर आएगा यहाँ से, -41 -19 22। देखिए प्रॉपर्टी में इतना याद रखना, अगर किसी कॉलम के हम किसी डिटरमिनेंट के रो कॉलम को आपस में चेंज कर दे तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा सेम होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी, if we interchange any two row और कॉलम, अगर हम किन्हीं भी दो रो और किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी चेंज। डिटरमिनेंट का ओनली साइन चेंज होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट will be
चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिया 2 3 5 2, ठीक है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। 2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 15। आंसर कितना होगा? 4 माइनस 15 इज -11। अब देखो ऑपरेशन क्या है कि अगर हम रो और कॉलम को आपस में बदल दें, अगर मैं R1 को R2 बना दूं, R2 को R1 बना दूं, ठीक है, या फिर C1 को C2 बना दूं या C2 को C1 बना दूं, रो आपस में रो के साथ चेंज होगी, कॉलम कॉलम के साथ होगी। तो अगर मैं R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करता हूं तो डिटरमिनेंट बनेगा हमारे पास 5 2 अप एंड 2 3 डाउन। इसको सोल्व करेंगे तो 5 3 जा 15 माइनस 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया 11। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ओनली साइन चेंज होगा। ये -11 था, अब आंसर क्या आ रहा है? +11। तो इट इज द सेकंड प्रॉपर्टी। 3 into 3 के लिए भी यही सेम अप्लाई होगी कि एनी टू रो यानी टू कॉलम को चेंज करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी। थर्ड प्रॉपर्टी, देखिए P3 के अकॉर्डिंग if any two row or column are identical, किसी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम है, बिल्कुल सेम है, दो रो या दो कॉलम, देन आइडेंटिकल मीन्स सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। देखिए इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डिटरमिनेंट लिया 3 into 3 ऑर्डर का 1 2 1 3 5 6 एंड 1 2 1। यहाँ पे मैंने R1 और R2 के एलिमेंट्स सेम लिए। R1 एंड R3 बिल्कुल सेम है। R1 का एलिमेंट 1 to 1, R3 का एलिमेंट 1 to 1, रो 1 एंड रो 3। अब देखिए आइडेंटिकल है तो इसके आंसर 0 कैसे आएगा? अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूँ, R1 में ऑपरेशन है R1 माइनस R3, इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो सोल्व करने पे आएगा 1 minus 1 0, 2 minus 2 0 एंड 1 minus 1 0, बाकी एज इट इज। अब देखिए अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो 0 0 0, तो आंसर विल बी 0। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। ओके, नेक्स्ट। देखिए फोर्थ जो प्रॉपर्टी है हमारी P4, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम, if we multiply any row or column of a determinant, then value of determinant will also multiplied by, if you multiply any row or column by a constant k, okay, by a constant k, अगर हम किसी डिटरमिनेंट के कोई भी रो या कॉलम को किसी भी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल आल्सो मल्टीप्लाइड बाय k। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिटरमिनेंट है हमारे पास 2 3 1 5 3 2 1 0 3, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके, कितना होगा? 2 6 2 5 3 2 1 0 3। देखिए जो आंसर यहाँ से आया था, मान लो फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता आंसर, मान लो यहाँ पे 10 आ रहा हो तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 20, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑन एक्सपेंशन, ठीक है। तो अगर हम किसी एक रो या एक कॉलम को किसी नंबर से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखना, वो बहुत
कॉमन डिफरेंस है मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट्स में, काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता उसके बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है देखिए, जब हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से, फॉर एग्जांपल ए इज ए मैट्रिक्स, ओके, ए इज ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2a की जो वैल्यू होगी मैट्रिक्स की वो होगी 2 4 6 8, ये जो 2 है ये मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ओके। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट है हमारे पास 1 2 3 4, तो देखिए डिटर्मिनेंट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो एक रो मल्टीप्लाई होगी कोई भी R1 R2 में से, या कोई भी एक कॉलम मल्टीप्लाई होगा, किससे, इस 2 से, ना कि सभी एलिमेंट्स, ओनली 1 रो और 1 कॉलम। अगर मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, देन 2 4 एंड इट इज 3 4, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में। ध्यान रखना है हमें कि मैट्रिक्स में वो कांस्टेंट सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होता है और कॉमन भी सभी में से आता है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 सब में से कॉमन आएगा, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट में या तो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, और कॉमन भी या तो सिर्फ एक कॉलम में से आएगा या एक रो में से आएगा, ओके। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, देखिए प्रॉपर्टी 5 में है इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ एलिमेंट्स, अगर किसी डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं रो या कॉलम के किसी भी, अगर सम ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में है तो हम उस डिटर्मिनेंट को 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। Then we can write determinant in the form of two separate determinants. For example, हम डिटर्मिनेंट लेते हैं एक a plus x b plus 5 c plus z, ये फर्स्ट कॉलम है हमारा। सेकंड कॉलम के एलिमेंट लेते हैं हम p q r एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट लेते हैं हम d e f। तो देखिए जैसे कि प्रॉपर्टी में है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ एलिमेंट्स देन वी कैन सेपरेट इट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है सम ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं 2 डिटर्मिनेंट्स में, ओके, 2 सेपरेट डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ से जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट लेना है हमें, यहाँ पे 2 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट होगा उसमें हम लेंगे ए बी सी, ओके, फर्स्ट कॉलम में ए बी सी। सेकंड डिटर्मिनेंट में हम क्या लेंगे, एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई एंड जेड। एंड C2 एंड C3 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों सेम होंगे, पी क्यू आर डी ई एफ, और यहाँ भी सेम पी क्यू आर डी ई एफ। तो ये 5th प्रॉपर्टी थी हमारी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट है किसी रो या कॉलम के अगर सम ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में है तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं 2 डिटर्मिनेंट्स के। साइन का कौन सा आएगा बीच में, जो हमें गिवन है, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, ओके। इट इज द 5th प्रॉपर्टी। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी 6। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चन से काफी यूज होती है, 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड में। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रो और कॉलम, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रो और कॉलम इनटू अदर रो और कॉलम, अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम को, किसी भी रो या कॉलम को किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद एनी कांस्टेंट,
किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged. फॉर एग्जाम्पल देखिए इस चीज को ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, लेट ABC PQR एंड XYZ, ये डिटर्मिनेंट है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी दूसरी रो या कॉलम को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम R1 में किसको ऐड कर दें, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके, अगर हम R1 में R3 को ऐड कर दें 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये ऑपरेशन लगाने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी हमारी R1 + 2R3, तो ये R1 है हमारी, ये R3 है, इसको हमें इसका 2 टाइम्स इसमें ऐड करना है, तो A + x का 2 टाइम्स 2x, देन इट विल बी A + 2x, B + 2y एंड C + 2z, बाकी एज इट इज PQR एंड XYZ। अब देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये अनफेक्टेड रहेगी। इसको प्रूव करने के लिए देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी 5th, जो इससे पहले पढ़ी हमने कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट सम ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में होते हैं, तो हम उनको सेपरेट डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो रो 1 है इसके एलिमेंट्स जो हैं वो सम ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो 2 डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में, बीच में साइन किसका है, प्लस का। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स लेंगे हम ABC, सेकंड में लेंगे 2x 2y 2z, 2x 2y एंड 2z, बाकी एज इट इज PQR XYZ, PQR XYZ। तो देखिए ध्यान से, यहां से हम किसे कॉमन ले सकते हैं, R1 में से। देखिए मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट में जो कॉमन लेना होगा वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम से होगा, सभी एलिमेंट में से नहीं होगा। तो एक रो से जो फर्स्ट रो है वहां से हम 2 कॉमन अगर ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ पे बचेगा X Y एंड Z। अब देखिए जो फर्स्ट रो है और जो थर्ड रो है वो आइडेंटिकल है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, इफ एनी 2 रो आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, 0 × 2 ऑल्सो 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, अगेन जहां से हमने स्टार्ट किया था, देखिए यहाँ से वही आंसर अगेन आ गया हमारा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी दूसरी रो या कॉलम को ऐड करें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर हम R3/2 करेंगे तब भी आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आंसर सेम रहेगा। तो ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़ी हैं डिटर्मिनेंट्स की, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका यूज होगा हर क्वेश्चन में, मोस्टली कोई ना कोई प्रॉपर्टीज का यूज होता है। देखिए स्टार्टिंग में हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं 12th बोर्ड के लिए, धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड लेवल पढ़ेंगे इसमें, बीच बीच में बेसिक पूरा होते ही बीच बीच में क्वेश्चन लेंगे जो लास्ट ईयर IIT में आए हुए हमारे, ठीक है। डिटर्मिनेंट के लास्ट ईयर 21 अराउंड क्वेश्चन थे जो IIT में आए थे, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। किसी भी डिटर्मिनेंट के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए माइनर एंड कोफैक्टर्स होते क्या है, सबसे पहले ये देखिए। फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट लिया हमने, डिटर्मिनेंट है 2 × 2 ऑर्डर का 1 2 3 4। अब
किसी भी डिटर्मिनेंट के माइनर उतने ही होते हैं जितने कि उसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 4, तो माइनर भी कितने होंगे? 4। ओके, तो 4 माइनर्स जो होंगे उनके नेम क्या होंगे पहले ये देखिए। देखिए ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जहाँ पे मिल रही है, तो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट, जिसे हम क्या बोलेंगे? A11। A11 कितना है हमारे पास? 1। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना है? एलिमेंट्स को हम AIJ की फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, AIJ, जहां पे I किसको रिप्रेजेंट करता है? रो, एंड J किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को, ठीक है। ऐसे ही ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो A21 एंड फर्स्ट कॉलम, तो कितना है ये? 3। और सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम ये कितना है? 2। तो देखिए ध्यान से, 4 एलिमेंट है तो कितने माइनर्स होंगे? यहाँ पे 4 माइनर्स हो गया। अब इनको फाइंड कैसे करना है हमें? देखो जैसे माइनर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, तो हम माइनस फाइंड करना है हमें। माइनस होंगे 4, M11, M12, M21 एंड M22। देखिए M11 जो होगा वो होता है जो रो और जो कॉलम की हम बात कर रहे हैं उन कॉलम को हमें डिलीट करना है, रिमूव करना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव करिए क्वेश्चन में से। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव करने के बाद बचता है 4, तो हमारा फर्स्ट माइनर होगा 4। M12 मींस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को रिमूव करेंगे तो एलिमेंट बचता है 3, तो ये होगा 3। ओके, देन A21 का माइनर क्या होगा? M21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव करने के बाद बचेगा 2। ओके, एंड लास्ट M22 मींस सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को रिमूव करने के बाद बचेगा 1। तो दीज आर द माइनर्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ओके, तो माइनर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? ओनली जो माइनर का नेम है M11, M12 अकॉर्डिंग टू दीज एलिमेंट्स, हमें उन्हीं रो और उन्हीं कॉलम को रिमूव करना है। जो बच गया हमारा वही क्या होगा? हमारा माइनर होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की, इसी में हम कोफैक्टर पर अगर हमें माइनर फाइंड करना आ गया तो कोफैक्टर भी उसी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कोफैक्टर्स के लिए हमें साइन का पता होना चाहिए। एलिमेंट्स का साइन क्या होता है? 2 × 2 में प्लस माइनस, ये कल बताया था हमने, प्लस माइनस माइनस प्लस। हमें सिर्फ माइनस वाले पे ध्यान देना है। देखिए 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और जो सेकंड और थर्ड एलिमेंट है उसका साइन होता है नेगेटिव। ओके, माइनस। तो सेकंड एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? M12, तो इसका साइन चेंज करना है हमें। और थर्ड एलिमेंट कौन सा है? M21, इसका साइन चेंज करना है। प्लस वालों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे कोफैक्टर्स हो गए। तो कोफैक्टर्स को हम अगर A नाम दें तो A12, A21, A22, A21, वन सेकेंड, A11, A12, A21, A22, तो ये 4 कोफैक्टर होंगे, ठीक है। इसका एक चीज और तरीका है याद रखने का। देखिए अगर इन दोनों का सम जो नीचे है हमारे रोज एंड कॉलम्स, अगर इनका सम इवन है तो प्लस का साइन चेंज नहीं होगा, अगर ओड है तो साइन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं M11 की बात करूं, 1 + 1 कितना होता है? 2, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा 4। ओके, माइनर कोफैक्टर सेम अगर इनका सम क्या हो? इवन हो। अगला है 1 + 2 कितना होता है? 3, ओड आ गया तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, तो 3 का कोफैक्टर क्या होगा? -3, ठीक है। अगेन 2 + 1 कितना होता है? 3, अगेन ओड आ गया तो इसका भी साइन चेंज होगा, 2 का क्या होगा? -2। 2 + 2 4, इवन होता है तो यहाँ पे नो चेंज, आंसर सेम। तो माइनर एंड कोफैक्टर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। माइनर्स में हम साइन पे ध्यान नहीं देना है, हमें ओनली एलिमेंट्स देखना है। लेकिन कोफैक्टर में अगर इनका सम इवन है तो नो चेंज, माइनर कोफैक्टर सेम, बट अगर ओड है तो साइन चेंज, ओनली साइन चेंज, ठीक है। तो ये माइनर एंड कोफैक्टर्स। अभी 3 × 3 का निकाल के देख लेते हैं हम। 3 × 3 डिटरमिनेंट में कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट लिया हमने 1 -2 3 4 1 2 5 2 1, ये हमारा डिटरमिनेंट है 3 × 3 का, जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं। तो माइनर एंड कोफैक्टर्स पे कितने होंगे? यहाँ पे 9, तो 9 माइनर्स होंगे हमारे। सबसे पहले होगा M11, M12,
M13, okay. Then M21, M22, M23. फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, ये जो तीन एलिमेंट है. देन सेकंड रो लिया हमने पूरे में और कॉलम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. देन उसके बाद कितना होगा? M31, M32, M33. ठीक है. अब ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट है माइनर M11, तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव करेंगे. तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव करने के बाद हमारे पास चार एलिमेंट बचते हैं 1 2 2 1. इनको हमें मल्टीप्लाई करना है. 2 into 2 डिटरमिनेंट के जैसे सोल्व करते थे वैसे ही. 1 1 जा 1, माइनस 2 2 जा 4, 1 minus 4 -3. ओके. नाउ M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम रिमूव करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को. तो एलिमेंट बचेंगे 4 2 1 5. देन 4 1 जा 4, माइनस 5 2 जा 10. तो आंसर होगा माइनस का 6. ठीक है. देन M13, ये जो एलिमेंट है इसको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. देन 4 1 2 5, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, इट विल बी 3. तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई. ना सेकंड रो पे आते हैं. 4 के कॉलम एंड सेकंड रो को रिमूव करेंगे. तो -2 3 1 2, -2 1 जा -2, -2 3 जा 6, it will be -8. M22, this row and this column. Then 1 3 1 5, 1 1 जा 1, -5 3 जा 15, it will be -14. एंड लास्ट M23 जब फाइंड करेंगे हम, तो ये रो ये कॉलम हटाएंगे. तो 1 -2 2 5, तो 1 2 जा 2, -5 into -2 -10, then it will be +10, it will be 12. ऐसे ही हम लास्ट रो पे फाइंड करेंगे. -5 का माइनस क्या होगा? इस कॉलम इस रो को हटाएंगे. तो -2 3 2 1, -2 2 जा -4, -3 1 जा 3, it will be -7. देन M32, ये वाला जो एलिमेंट है, ये रो और ये कॉलम हटाएंगे. तो 1 3 2 4, 1 2 जा 2, -4 3 जा 12, तो -12 is -10. एंड लास्ट M33 जो फाइंड करेंगे, तो इस वाले के साथ 1 into 1 1, -2 into 4 -8, +8 बन जाएगा ये 9. अब देखिए ये हो गए माइनस. 3 into 3 का माइनस कैसे निकालते हैं? इस तरह से मल्टीप्लाई करके, जैसे 2 into 2 डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं. अब इनका कोफैक्टर्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर इनका सम इवन है तो साइन चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो 9 कोफैक्टर्स होंगे. फर्स्ट कोफैक्टर को हम बोलेंगे A11. अब देखिए 1 1 1 + 1 साइन चेंज नहीं होगा, इवन होता है. तो सेम हो गया. माइनस कोफैक्टर -3 है तो कोफैक्टर भी क्या होगा? -3. देन M12 सम ऑड हो गया, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? +6. -6 था, अब क्या हो जाएगा? +6. साइन चेंज कर देना. 1 + 3 कितना होता है? 4, नो चेंज. 2 + 1 3 चेंज होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना? +8. ठीक है. 2 + 2 4, नो चेंज. 2 + 3 5 चेंज होगा. 12 है तो -12. कोफैक्टर्स बता रहा हूँ मैं. 3 1 3 + 1 4, नो चेंज. 3 + 2 5 चेंज होगा यहाँ पे. 3 + 3 सॉरी 3 + 2 हो गया. 3 + 3 6, नो चेंज. तो माइनर कोफैक्टर में बस इतना याद रखना है हमें. इन नंबर्स को देखना है, अगर इनका सम ऑड है तो चेंज, इवन है तो नो चेंज. जो साइन होते हैं हमारे डिटरमिनेंट्स के 3 into 3 में वो होते हैं ये. तो हमें सिर्फ इन एलिमेंट्स के साइन को चेंज करना है, 4 एलिमेंट्स ओनली. ठीक है. ये कौन सा होता है? A12, ये A21, ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा? A23, और ये कौन सा होगा? A32. तो इनके एलिमेंट चेंज, साइन चेंज होंगे, बाकी नो चेंज. तो आज हमने प्रॉपर्टीज, माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड शॉर्टकट मेथड ऑफ एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा है. ठीक है. तो विद इन 3 to 4 days हम डिटरमिनेंट्स का चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूडिंग होंगे. ठीक है. तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो. थैंक यू.